हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं MT10 के सॉल्यूशंस। तो देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखें, टू पार्टिकल्स ऑफ masses m and 2m are at a distance d apart under a mutual gravitational force. They start moving towards each other. ठीक है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो अगर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है तो एफ नेट जो हो जाएगा सिस्टम पे वो जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं भाई, in a figure spherical part of radius r/2 is removed from the figure bigger solid sphere of radius r assuming uniform mass distribution. ठीक है, shift in the center of mass of the system. ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं बिगर मास जो है, तो हमको पता है पहले वाले की रेडियस r है, तो हम बोल सकते हैं r³ के प्रोपोर्शनल मास m है। r/2 का हमने एक स्फीयर काट दिया, तो उसकी डेंसिटी जो उसकी वॉल्यूम जो आएगी वो क्या आएगी, r³/8, तो इसका मास क्या हो जाएगा, m/8। ठीक है, ये हमने रिमूव करा है, ये हमने रिमूव करा है। तो अब हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देंगे, तो XCM का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो XCOM का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1x1। इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही मान लेंगे, तो 0 माइनस m/8। कितनी दूरी पर है यहाँ से भाई, r/2 है, तो माइनस m/8 इंटू अपॉन r/2 अपॉन m माइनस m/8। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 7m/8, m/8 कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस r/2 अपॉन 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस r/14। तो r/14 शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, r/14। नेक्स्ट देखते हैं भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन द रोटेटरी मोशन एज इन ट्रांसलेटरी मोशन इज प्लेड बाय। तो हमको पता है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास की तरह का रोल प्ले करता है, क्योंकि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 3 point masses each m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. Moment of inertia of the system about the axis COD, which passes through the mass at center O lies. अच्छा, इस COD के अबाउट निकालना है भाई, तो इस COD के अबाउट देखें भाई, तो इसका तो जीरो ही हो जाएगा। ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये है A। ठीक है, A साइड दे रखी है और ये डिस्टेंस क्या दे रखी है भाई, a/2। तो कितना हो जाएगा भाई I, तो m a/2 का स्क्वायर प्लस ma², तो ma²/4 प्लस ma²। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5ma²/4। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5/4 ma²। नेक्स्ट देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इफ ऑल इक्वल हैव इक्वल मास। तो हमको पता है भाई रिंग का कितना होता है, तो रिंग का हमको पता है mr², डिस्क का mr²/2, स्फेरिकल शेल का 2/3 mr² और स्फीयर का 2/5 mr²। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट एक्सिस टचिंग द डिस्क एंड इट्स सर्कमफ्रेंस एंड नॉर्मल टू द डिस्क। तो यहाँ पर बोल रहे हैं हमारे पास कोई भी डिस्क है, इसमें अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डिस्क एंड इट्स सर्कमफ्रेंस एंड नॉर्मल टू द डिस्क। तो इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, इस पॉइंट के अबाउट हमको पता है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, r, तो यहाँ पर i क्या होगा, तो i होगा। इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, mr²/2 प्लस mr²। शिफ्ट हो गया, तो कितना हो गया, 3/2 mr²। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 mr²। नेक्स्ट देखते हैं भाई, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट विद BC इक्वल टू 2AB। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शीट इज मिनिमम अबाउट। हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट मिनिमम होगा, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अगल बगल के पार्टिकल्स उतने ही कम होंगे। तो सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, PQ की है। ठीक है, हाँ आप दे रखा है BC इक्वल टू 2AB। BC कौन है देखे भाई, तो BC इक्वल टू 2AB। तो BC जो है उसकी लेंथ ज़्यादा है, AB की लेंथ कम है, तो हम बोल सकते हैं PQ के अबाउट। आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटर से भी पास कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, PQ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सबसे कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, a circular disk X of radius r is made from an iron plane of thickness T. Another disk Y of radius 4r is made from an iron plane of thickness T/4. ठीक है, इसका रेडियस 4r है और थिकनेस T/4 है। Then the relation between the moment of inertia Ix and Iy about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is. तो सबसे पहले यहाँ पे मास का भी रिलेशन आएगा और रेडियस का भी रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, दोनों का मास अलग अलग मान लेते हैं। तो पहले वाले x के लिए x का मास हमने मान लिया m1 और y का मास हमने मान लिया m2।
अगर m1 के लिए हम बात करें तो m1 की रेडियस क्या दे रखी है भाई, तो m1 की रेडियस दे रखी है हमारे पास r, और क्या है ये डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ix जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m1 r स्क्वायर, हाँ तो m1 r स्क्वायर बाय 2, और iy जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m2, उसकी रेडियस क्या है 4r, तो 4r का स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो 16 m2 r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं m1 के लिए। m1 जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए भाई m1 की थिकनेस जो है वो है t और रेडियस है r, तो वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू टी इंटू डेंसिटी, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो आई एक्स जो आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर दो पाई r स्क्वायर इंटू टी इंटू डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा पाई r की पावर 4 टी डेंसिटी बाय 2। ठीक है, ये हो गया आई एक्स। उसी तरह आई वाई भी देख लेते हैं। आई वाई के लिए m2 जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई, रेडियस है 4r, तो पाई 4r का स्क्वायर बाय 2 इंटू थिकनेस कितनी है भाई t बाय 4 इंटू डेंसिटी सेम होगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 से 8 कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, तो 2 पाई r स्क्वायर इंटू टी इंटू रो। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16 पाई r स्क्वायर टी इंटू रो, ये हो जाएगा r की पावर 4, ये हो गया भाई 16। ठीक है, अब देख लो भाई ये इसका जो है वो कितना टाइम्स हो गया 32 टाइम्स, एक तरह से आई वाई जो है वो आई एक्स का कितना टाइम्स है 32 टाइम्स, तो आई वाई इक्वल टू 32 इंटू आई एक्स। 9th देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है भाई। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल लगा लेते हैं, तो r क्रॉस v, तो डायरेक्शन क्या आया भाई माइनस के कैप, तो डायरेक्शन माइनस के कैप आ गया, वेलोसिटी और r परपेंडिकुलर, तो r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा b, तो आंसर क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम m इंटू v इंटू b, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस के कैप, तो m इंटू v इंटू b, और क्या हो जाएगा माइनस के कैप। नेक्स्ट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमको यहाँ पर दे रखा है SHM के लिए, हमको पता है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर टेन थीटा जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और टेन थीटा क्या है भाई ये पूरा एंगल, तो ये एंगल क्या दे रखा है भाई 135, तो हम बोल सकते हैं 135 डिग्री इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस 135 जो होता है वो होता है माइनस 1045, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो ओमेगा भी आ गया 1। पूछा गया है भाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा यानी कि 2 पाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 2 पाई। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए भाई यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 2 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी d1 d2 आर फ्लोइंग इन आइडेंटिकल कैपिलरीज अंडर सेम प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे सेम प्रेशर दे रखा है, t1 t2 दोनों को टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है m/t इक्वल टू 8 पाई डेल्टा p अपॉन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सीधे सीधे, आपको ये फॉर्मूला जो याद रखना है वो क्या है ईटा प्रोपोर्शनल टू d इंटू टी। ठीक है, तो n1 ईटा 1 बाई ईटा 2 इक्वल टू d1 t1 बाई d2 t2। जब रेट ऑफ फ्लो सेम होता है तो ईटा प्रोपोर्शनल टू d इंटू टी होता है, जहाँ पे d हमारे पास हो जाएगा डेंसिटी और t क्या हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा d1 t1 इक्वल टू d1 t1 अपॉन d2 t2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी 12th। A raindrop of radius 0.3 mm has a terminal velocity in air. This terminal velocity दे रखी है, viscosity of air दे रखी है, viscous force on it हमको पता है भाई, viscous force का फॉर्मूला हमको पता है 6 पाई ईटा आर वी टी। ठीक है, तो 6 पाई ईटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखी है 18 इंटू 10 टू द पावर -5, रेडियस दे रखा है 0.3 mm, तो 0.3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है 1। सॉल्व कर लो भाई इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी 18 हो जाएगा, तो 18 इंटू 1.8, 18 इंटू 1.8 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -8। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, ये हो जाएगा 22/7 या फिर 3.14। इसको सॉल्व कर लोगे हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये दे भी रखा है 10 की पावर -5, तो यहाँ पे अपन उससे भी कर सकते हैं। ठीक है,
इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी, वाटर राइज इन अ कैपिलरी अप टू एन एक्सटेंशन हाइट सच दैट अपवर्ड फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन बैलेंसेस द फोर्स दिस ड्यू टू वेट ऑफ वाटर। ठीक है, इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज दिस द इंटरनल सर्कमफ्रेंस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज, सरफेस टेंशन दे रखा है इंटरनल सर्कमफ्रेंस, तो इंटरनल सर्कमफ्रेंस मान लेते हैं 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर इंटू टी इक्वल टू इस बैलेंस को इसको बैलेंस कर रहा है हाइट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे अपन, टी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू कितना फोर्स बैलेंस कर रहा है भाई वो 75 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, हमको निकालना क्या है, सरफेस टेंशन दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 75 इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा 12। ठीक है, ओके, तब इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 75/12 पाई इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, तो ये पहले 3 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई, हो जाएगा 2 15। ठीक है, ये हो जाएगा 3.14, तो ऑलमोस्ट 12 के आसपास बनेगा। 25/12 जो है वो 2 के आसपास आंसर आना चाहिए। ठीक है, सॉरी 25/12, ओके रुको, ओके इंटरनल सर्कमफ्रेंस पूछा गया है, हम तो सीधे रेडियस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे 2 पाई आर की वैल्यू निकालनी है। तो 2 पाई आर इक्वल टू 75 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -2, सीधे इंटरनल 2 पाई आर की वैल्यू पूछेगी, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना हो गया अभी 12.5 इंटू 10 की पावर -2, तो आंसर हो जाएगा 12.5 इंटू 10 की पावर -2। ओके, नेक्स्ट, हाँ भाई, अ कैपिलरी ऑफ शेप एज शोन इन डिप्ट, कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द लिक्विड एंड द कैपिलरी इज 0 डिग्री। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री दे रखा है। इफेक्ट टू लिक्विड inside the meniscus is to be neglected. T is surface tension of the liquid, R is radius of the meniscus, G is acceleration due to gravity and rho is density of the liquid. Then height h in equilibrium is, इस height h के बारे में बोला गया है, तो हमको पता है भाई वहाँ पे 2t cos theta by r rho g equal to h। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा लेस देन 2t by r rho g, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द लिक्विड एंड द कैपिलरी इज 0 डिग्री। तो आंसर जो होगा, ये जो हाइट होगी यहाँ पे क्या होगा, हाइट जो होगी वो 2t बाय आर रो जी से क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, ये आपको याद भी होना चाहिए, ये जो h होता है ये 2t बाय आर रो जी से क्या आता है, छोटा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस। हीट कंडक्शन की बात कर रहा है। हीट कंडक्शन कब होगा, जब दो बॉडीज जुड़ी हुई होंगी, है ना, उनके बीच में कोई ना कोई मीडियम होगा तो एक एंड से दूसरे एंड पे क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। तो किसमें होता है, फ्रीजिंग ऑफ आइस इन अ लेक। लैंड एंड सी बेस नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है वो कन्वेक्शन है। हीटिंग ऑफ ग्लास सरफेस ड्यू टू फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, फ्रीजिंग ऑफ आइस इन अ लेक। इस पर क्वेश्चन भी करा होगा सबने, कितनी देर में आइस की कितनी मोटी बर्फ बन जाएगी, है ना। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ABC। ABC के थ्रू एक प्रोसेस लेके जा रहे हैं। वर्क डन ऑन द गैस, यहाँ पे इस बात का ध्यान देना, वर्क डन ऑन द गैस पूछा गया है, बाय द गैस नहीं पूछा गया। हम जो इस फॉर्मूले से निकालेंगे वो निकालेंगे बाय द गैस। देखिए भाई, A से B तक T प्रोपोर्शनल टू P है, तो वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, तो वर्क डन 0 हो गया। दूसरा बात करते हैं भाई B से C के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला जो बनेगा वर्क डन बाय द गैस का वो बनेगा nRT ln V2 बाय V1, या फिर क्या लिख लेंगे nRT ln P1 बाय P2। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस की बात कर रहे हैं, ऑन द गैस की बात कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। ऑन द गैस की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑन द गैस निकाल रहे हैं तो आंसर क्या लगाएगा, माइनस। तो माइनस n की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू r है, t कितना है भाई B पर, तो t दे रखा है 2T0 ln P1 दे रखा है 2P0 और ये हो गया है 1/2। ये ऊपर जाएगा, पावर माइनस आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2RT0 ln 2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2RT0 ln 2। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा 2RT0 ln 2। नेक्स्ट देखते हैं भाई,
PV डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन, वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ABCD में। तो भाई देखें भाई A से B तक, ठीक है, यहाँ पे तो वर्क डन ऐसे निकाल लेंगे, तो ये वाला A से B तक जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा V0, और ये भी P0 है तो माइनस P0 V0। B से C के लिए 0 आ जाएगा और C से D के लिए, B से C के लिए 0 आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। C से D के लिए प्रेशर क्या है 2P0, वॉल्यूम कितना है 2V0, तो 2P0 इंटू 2V0, तो आंसर क्या हो जाएगा 4P0 P0, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3P0 V0। नेट वर्क डन जो आ जाएगा वो जाएगा वर्क डन बाय द गैस 3P0 V0। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस 19 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, 19 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस है, तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ गया -90, तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। पूछा गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, तो एडियाबैटिक में डेल्टा Q 0, डेल्टा U पूछा है, ये 90 आ गया माइनस में, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा +90 जूल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई +90 जूल्स। नेक्स्ट, एक आइडियल गैस P और V का कर्व दे रखा है, Q1 Q2 Q3 डिनोट द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस अलोंग द 3 पाथ्स, ठीक है, तीनों पाथ से। अच्छा डेल्टा T तो सेम है, डेल्टा T सेम है, डेल्टा T सेम है, तो डेल्टा U क्या हो गया सेम, तो डेल्टा Q का फॉर्मूला डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब जिसका डेल्टा W सबसे बड़ा, उसका जो हमारे पास टोटल हीट एब्जॉर्ब होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा, डेल्टा W किसका बड़ा है, तो W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1, तो आंसर क्या हो जाएगा Q3 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q1, Q3 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हीट सप्लाई टू डायनामिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, द रेशियो ऑफ डेल्टा Q डेल्टा U डेल्टा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा Q का फॉर्मूला NCP डेल्टा T, डेल्टा U का फॉर्मूला NCV डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है तो डेल्टा W का फॉर्मूला NR डेल्टा T। ये CP जो है वो क्या हो जाएगा, डायटोमिक गैस है तो क्या हो जाएगा 7R/2, तो 7/2 NR डेल्टा T, ये हो जाएगा 5/2 NR डेल्टा T, हो जाएगा NR डेल्टा T। रेशियो ले लेंगे 7:5:2, ठीक है। नेक्स्ट, there is a destructive interference between the two waves of wavelength lambda coming from two different paths at a point, ठीक है, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी λ/2। टू गेट मैक्सिमम साउंड और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट दैट पॉइंट द पाथ ऑफ वन वेव, तो अगर एक वेव के पाथ को मान लेते हैं, एक वेव ये आ रही है, ये y1 है, ये आ रही है y2, ये पाथ चल रही है λ/2 और ये पाथ चल रही है 0। अब इसके अगर पाथ को भी मैं λ/2 कर दूं तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, तो क्या मिल जाएगा कंस्ट्रक्टिव। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरी वेव के पाथ को भी λ/2 बढ़ा दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो इसके पाथ को λ/2 बढ़ा दो, तो λ/2 प्लस λ/2 कितना हो गया लैम्डा माइनस 0 वापस क्या आ जाएगा लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा λ/2। Two mirrors are inclined at an angle theta as shown in the figure. Light rays incident parallel to one of the mirrors. Light will start retracing its path after third reflection is if, तो लाइट को रिट्रेस करना है जब वो थर्ड रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर ले उसके बाद, ठीक है। तो थर्ड रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर रहा है, किसी एक के पैरेलल आ रहा है, तो मान लेते हैं ये आया, ये एंगल थीटा ऐसे चला गया, ये एंगल भी थीटा। अभी हुआ पहला रिफ्लेक्शन, यहाँ पे होगा दूसरा, यहाँ पे होगा तीसरा, यहाँ पे जो है वो इस तरह से पढ़नी चाहिए, तीसरा रिफ्लेक्शन ये एंगल क्या होना चाहिए 90, पहली सीधी सी बात है, तभी हमारे पास उसको रिट्रेस कर पाएगा। अगर ये 90 है तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और 90 इधर कहीं होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, और ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा, तो ये पूरा कितना हो गया, तो ये पूरा हमारे पास हो गया 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, इन तीनों का नेट सम कितना होना चाहिए 180, तो हम बोल सकते हैं 90 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180, तो यहाँ से 3 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा कितना हो गया भाई 30 डिग्री। तो तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद क्योंकि रिट्रेस कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट,
अ लेंस इज कट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, बीच में से काट दिया, तो इसकी फोकस भी एफ, इसकी फोकस भी एफ, तो न्यू फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f प्लस 1/f क्या हो जाएगा 2/f, तो f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा f/2, ठीक है। तो फोकल लेंथ आधी हो जाएगी, पावर डबल हो जाएगी, तो बिकम्स हाफ, द न्यू फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बिकम्स हाफ। नेक्स्ट फिगर शोज अ राइट एंगल isosceles prism of glass of refractive index 1.414. The angle of incidence I at AB for which the refracted ray through diagonal face AC goes undeviated, यहाँ से undeviated जानी है, तो देखिए भाई यहाँ से undeviated जाना है तो मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा 90, तो मतलब यहाँ पे R2 जो है वो 0 आ गया, R2 अगर 0 आ गया तो जो R1 है, यहाँ पर जो R1 है वो A के बराबर है, और A कितना है भाई, तो A है 45, R1 A के बराबर, अब I निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है I, यही तो निकालना है, R1 अगर A के बराबर और I निकालना है, फॉर्म लगा देंगे, तो साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1, म्यू की वैल्यू √2, साइन R 45 तो ये हो गया 1/√2, तो आंसर क्या आ गया 1, तो I की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री, मतलब कैसा इमर्जेंस ग्रेजिंग इंसिडेंस, सॉरी कैसा इंसिडेंस ग्रेजिंग इंसिडेंस। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज d, द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द स्लिट्स, इफ अ ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, किसी भी एक स्लिट के सामने जो है वो ब्राइट फ्रिंज बनानी है, एक फ्रिंज के सामने बनानी है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है d/2, ये है y, मतलब y जो है अगर ब्राइट फ्रिंज बनानी है y का फॉर्मूला n d λ/d और y की वैल्यू d/2, तो n की वैल्यू d²/2d λ, तो d²/2d λ। नेक्स्ट, द फेस PR ऑफ ए प्रिज्म PQR ऑफ एंगल 30 डिग्री सिल्वर्ड, ठीक है, इसको सिल्वर कर दिया। रे इंसिडेंट ऑन द फेस PQ एट एंगल 45 डिग्री एज शोन इन द फिगर, द रिफ्लेक्टेड रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन ऑन फेस PR, अंडरगोज रिफ्लेक्शन एंड रिट्रेसेज इज पाथ, उसके अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। तो अब ध्यान से देखें भाई, अगर अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है मतलब इस पर जो लाइट रे पड़ी होगी वो इसके परपेंडिकुलर पड़ी होगी, यहाँ पे 90 है, तो ये R2 जो है वापस 0, अगर R2 0 है तो R1 इक्वल टू A, और A की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 30, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 45। पूछा क्या है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वापस स्नेल्स लॉ, तो साइन 45 इक्वल टू म्यू साइन 30, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू म्यू इंटू 1/2, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो म्यू की वैल्यू आ गई √2, तो म्यू क्या हो जाएगा भाई √2, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज f एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज x, ठीक है। तो हमारे पास फोकस दे रखा है f और u जो हो जाएगा, जो हम यहाँ से बोल सकते हैं, तो u जो है वो बन जाएगा f+x, ठीक है, और फोकस तो f दे रखा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u या फिर इसको लिख सकते हैं f/f-u, वैल्यू पुट कर देंगे भाई, तो f/f-x, तो आंसर क्या हो जाएगा f/x। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, रेशियो ऑफ द हाइट, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, वैसे तो -f/x आएगा, तो क्या लिख लेंगे भाई f/x, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा इज x, देन द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, हमको पता है भी अगर सेंट्रल मैक्सिमा अगर I है तो उसके बगल वाला सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगा वो होता है I/22, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 22x, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 22x। नेक्स्ट देखते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर, यहाँ पे हमको वेव फ्रंट दे रखे हैं भाई, तो देखिए भाई B से C अगर मान लेते हैं ये BD जो है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी इन एयर, और यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी इन ग्लास, ये ग्लास दे रखा है, ठीक है। तो B से D का जो टाइम होगा वही A से C का टाइम होगा, B से D का जो टाइम है वो कितना होगा, तो T इक्वल टू BD अपॉन वेलोसिटी इन एयर इक्वल टू AC अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। अब अगर ट्रायंगल ABD की बात करें तो BD जो है BD उसको मिल सकते हैं AD का इस ये वाला कंपोनेंट,
ये क्या हो जाएगा कॉस, ये वाला क्या हो जाएगा साइन। तो लिख सकते हैं बी डी को हम लिख सकते हैं ए डी साइन थीटा। तो बी डी को हमने क्या लिख लिया ए डी साइन थीटा अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर इक्वल टू ए सी को क्या लिख सकते हैं उसी तरह ए सी को ए डी का ये वाला कॉम्पोनेंट। तो ये हो जाएगा, अच्छा फाई डैश के टर्म से बात कर रहे हैं, तो ए डी का ये वाला हो जाएगा ए डी कॉस, ये वाला हो जाएगा साइन। तो ए डी साइन फाई डैश, ए डी साइन फाई डैश अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ए डी से ए डी कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई अपॉन साइन फाई डैश इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। और यही म्यू के बराबर होता है क्योंकि म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो आंसर हो जाएगा साइन फाई अपॉन साइन फाई डैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 30। अ प्लेनेट ऑब्जर्व्ड बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप having an objective of focal length 16 and eyepiece of focal length 2, then for normal conditions which statement is true। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं भाई, तो हमारे पास f0 जो दे रखा है, f0 दे रखा है 16 और fe दे रखा है 2। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -f0 बाय fe। f0 जो दे रखा है वो दे रखा है -16 और fe दे रखा है भाई हमारे पास 2। तो आंसर क्या हो जाएगा -8। तो मैग्नीफिकेशन जो है वो नेगेटिव आ गया, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ गया, डिस्टेंस में ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस से 16.02 बिल्कुल सही है। तो f0 प्लस fe जो है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। अच्छा वो सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, तो -f0 बाई fe, f0 दे रखा है भाई कितना -16 और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर है ये, fe क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 100 है ना, तो हो जाएगा -800। ठीक है, और f0 प्लस fe को अगर मैं जोड़ूँ तो 16 प्लस 0.02 तो कितना हो जाएगा 16.02 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस क्या दे रखा है 16.02 मीटर, सही बात है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इन्वर्टेड इमेज ऑफ द प्लेनेट इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है क्योंकि नेगेटिव आया, तो सारे ऑप्शन सही हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन द आईपीस, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्टिव जो है वो लार्जर होता ही है टेलीस्कोप में वैसे भी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट देखते हैं भाई, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है भाई, तो पैराबोलिक मिरर बेटर देन स्फेरिकल मिरर, सही बात है। एज रिफ्लेक्टर्स पैराबोलिक मिरर्स बढ़िया रिफ्लेक्टर्स होते हैं। स्फेरिकल एब्रेशन अकर्स इन स्फेरिकल मिरर्स पैराबोलिक, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई सेकंड, स्फेरिकल एब्रेशन जो है वो पैराबोलिक मिरर्स में नहीं मिलता है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर ब्रॉट टू फोकस एट अ पॉइंट A। ठीक है, A पर फोकस कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बनता है 24 पर वर्चुअल में, है ना। तो U की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। फोकस जो है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स का फोकस भी क्या हो गया 24 हो गया। V निकालना है तो फॉर्म लगा देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v की वैल्यू निकालनी है, माइनस u की वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस 1/24 इक्वल टू 1/24। तो 1/v जो है वो आ जाएगा 2/24 यानी कि 1/12। तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो v की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। v की वैल्यू 12 आ गई तो ये बचा हुआ जो है वो भी कितना बचेगा 24 माइनस v, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, 33 देखते हैं भाई। तो 33 में हमारे पास y1 का इक्वेशन दे रखा है, y2 का इक्वेशन दे रहा है, व्हाट विल द फेज डिफरेंस एट टाइम t। फेज डिफरेंस निकालना है तो पहले y2 को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा a2 साइन 3 ओमेगा t प्लस π/6 प्लस π/2। तो डेल्टा फाई जो है वो क्या आ जाएगा π/2 प्लस π/6। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 4 π/6 यानी कि 2 π/3। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई सेकेंड 33 का। 34 देख लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है इस तरह से हमारे पास डायग्राम दे रखा है। A parallel beam of white light is rendered on the plane of the slits, then the distance of the nearest white spot। तो हमको मैक्सिमा चाहिए। मैक्सिमा कहाँ बनेगा भाई, यहाँ से d/2 डिस्टेंस पर होगा टोटल, यहाँ पे बिल्कुल बनेगा बिल्कुल बीच में। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी d/2, तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 2d/3 माइनस d/2। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये 4, ये हो जाएगा d। तो आंसर हो जाएगा d/6। नेक्स्ट देखते हैं भाई, टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोडियम लैम्प्स कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस बिकॉज, क्योंकि इन दोनों का फेज डिफरेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करता है। बिकॉज सोर्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है,
नेक्स्ट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ 1 kg बॉडी ऑन अ प्लेनेट इज दिस। एस्केप वेलोसिटी दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर कर देंगे तो माइनस हाफ एम की वैल्यू 1 दे रखी है, वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे तो 10 की पावर 4 या फिर 1000 कर देंगे तो माइनस 5000 आ जाएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ जाएगा, माइनस 5000। Consider the earth to be homogeneous sphere. Scientist A goes deep down in earth mine and scientist B goes up in the balloon. तो एक धरती के अंदर जा रहा है, एक ऊपर की ओर जा रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों केसेस में कम होगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईच गोज ऑन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 planets इज p एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी इज q। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटीज, तो हमको पता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √2gr। ठीक है, तो v1 बाई v2 इक्वल टू √g1 बाई g2 करेंगे तो √pq आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, √pq। नेक्स्ट, द वेट ऑफ अ मैन इज इक्वलेंट टू 50 kg वेट इफ कीपिंग द डेंसिटी ऑफ अर्थ कांस्टेंट, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज डबल्ड, देन द वेट ऑफ द मैन विल बिकम। ठीक है, वेट ऑफ द मैन की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। तो g का फॉर्मूला gm अपॉन आर स्क्वायर, और m जो है वो प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कर देंगे तो g प्रोपोर्शनल टू r। अब अगर रेडियस को डबल कर देंगे r डैश इक्वल टू 2r, तो g डैश भी क्या बन जाएगा 2g, तो वेट जो है वो भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेट। तो पहले वेट अगर 50 था तो अब नया वेट क्या हो जाएगा 100 kg वेट। ठीक है, नेक्स्ट, अ प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी दे रखी है अभी, तो dA/dt इक्वल टू 4 × 10 की पावर 16। dA/dt को हम क्या लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ r इंटू r थीटा बाई t इक्वल टू 4 × 10 की पावर 16। ये बन जाएगा r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इक्वल टू 4 × 10 की पावर 16, या फिर इसको लिख लेंगे r इंटू वी इक्वल टू 8 × 10 की पावर 16। अब हमको चाहिए मैक्सिमम स्पीड, तो r को मिनिमम करना पड़ेगा, तो r मिनिमम कितना रखा है 2 × 10 की पावर 12, तो 2 × 10 की पावर 12 इंटू वी इक्वल टू 8 × 10 की पावर 16। सॉल्व कर लेंगे तो v आ जाएगा 4 × 10 की पावर 4, तो 4 × 10 की पावर 4 आ जाएगा 40 किलोमीटर पर सेकेंड। 41st, इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर गिव राइज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है, हमको पता है फाई इक्वल टू LI। ठीक है, देन अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, देन मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ LI स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ सबसे पहले फाई की बात कर लेते हैं। फाई दे रखा है 5 × 10 की पावर -5, LI दे रखा है भाई 2, तो L कितना हो जाएगा 2.5 × 10 की पावर -5। ये आ गया भाई हमारे पास L, यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, N दे रखा है 100, हाफ L की वैल्यू 2.5 × 10 की पावर -5, I की वैल्यू दे रखी है 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4, सॉल्व कर लेंगे 2 5 तो जाएगा 5 × 10 की पावर -3, तो 5 × 10 की पावर -3 जूल्स। 42 देखते हैं भाई, द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज 5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस इज 5 ओम। If it is connected to a 12 volt battery, then the time taken by the current to reach 9/10 of its maximum value। तो हमको पता है भाई I का फॉर्मूला, I इक्वल टू I0 1 - e की पावर -t/टाउ, जहाँ पे टाउ होता है L/R। L/R दोनों 5 दे रखे हैं, तो ये कितना हो गया 1। I को पहुँचाना है 9/10, तो 9/10 इक्वल टू 1 - e की पावर -t/टाउ, यहाँ से e की पावर -t/टाउ इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये हो जाएगा 10 की पावर -1, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा ln e t/टाउ इक्वल टू ln 10। ठीक है, इसको लिख लेंगे इसको लिख लेंगे 2.303, ये तो हो गया 1, ये तो क्या हो जाएगा 1, इसको लिख लेंगे 2.303 या फिर 2.3, तो t की वैल्यू क्या हो गई 2.3 इंटू टाउ, और टाउ की वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.3 सेकेंड्स। 43 देखते हैं भाई, द एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड B इज प्रोपोर्शनल टू, हमको पता है मैग्नेटिक एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर होता है, सीधे सीधे B²/2 μ0 है ना। 2 एक्सियल सोलेनॉइड्स आर मेड बाय वाइंडिंग कॉपर वायर। ठीक है,
दोनों का एरिया दे रखा है, दोनों का इफ वन ऑफ द सिलेंडर हैज 300 एंड अदर हैज 400, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको पता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, N1 दे रखा है 300, N2 दे रखा है 400, एरिया हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10 इंटू 10 की पावर -4, और लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर तो 20 इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 1 2 3 4 5 ये गए तो 10 की पावर 1, यहाँ पे 10 की पावर -1, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2, तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 2 सबसे पहले। तो फिर बात करते हैं, माइनस कर देते हैं तो जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, तो 24 पाई, तो 24 पाई इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। 24 पाई इंटू 10 की पावर अच्छा 10 की पावर -7 भी तो है, इंटू 10 की पावर -7, तो 24 पाई इंटू 10 की पावर -7 तो हो जाएगा 24 पाई इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, या फिर 2.4 पाई इंटू 10 की पावर -4। 45th, अ कंडक्टिंग रोड रोटेट्स एज, इसको घुमा रहे हैं हम, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, हमको पता है इसका पोटेंशियल भी 0 होगा, इसका पोटेंशियल भी क्या होगा 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। इन द गिवन फिगर इफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद टाइम देन पैटर्न इंड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा है तो करंट ऐसे दौड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंट्रिक पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, एंटी क्लॉकवाइज कंसेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो आएगा इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic flux through it is as shown in the figure, the magnitude of the change in flux to the coil in Weber is, ठीक है। तो यहाँ पे magnitude of change in flux पूछा गया है, magnitude of change in flux, ठीक है। तो हमको पता है E इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा फाई क्या बन जाएगा E इंटू डेल्टा टी, और E को हम लिख सकते हैं I इंटू आर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको अगर बहुत छोटे से के लिए बात कर रहे हैं, या फिर अगर बात करें तो I डी टी का इंटीग्रेशन, और ये क्या होता है एरिया होता है, और एरिया यहाँ पे क्या दे रखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस दे रखा है 0.1, हाइट क्या दे रखा है भाई 4, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 10, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा भाई 2। 48, 110 volt 60 watt bulb is to be connected to a 100 volt line. The required induction coil that should be connected in series to glow the bulb properly self inductance value, ठीक है। उसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पूछा गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें भाई, पहले बल्ब की बात करते हैं, तो बल्ब के लिए अगर देखें तो बल्ब की पावर जो है वो होती है V इंटू आई, उधर रखा है 60, V दे रखा है 10, I कितना हो गया, तो I यहाँ से आ गया 6 एम्पियर, तो सर्किट में जो करंट दौड़ना चाहिए वो है 6 एम्पियर, ठीक है। सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 100, तो हमको पता है भाई 100 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, तो यहाँ से VL का स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000 माइनस 100, 10,000 माइनस 100 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9900 का अंडर रूट, ये आ गया भाई VL, ठीक है। तो VL जो होगा वो होगा I इंटू एक्सएल, आई दे रखा है 6, एक्सएल क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एल इक्वल टू अंडर रूट 9900, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ से निकाल लेंगे तो जाएगा 100 पाई, तो 100 पाई इंटू 6 इंटू एल इक्वल टू अंडर रूट 9900, ठीक है। अब इसको 9900 को 9900 को इसको 10 ही मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ही मान लेते हैं। 10,000 का ओवरऑल कितना आ जाएगा, तो 10,000 तो थोड़ा सा कम आएगा, आप इसको सोचो क्या है 10,000 थोड़ा सा कम, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हमने 100 ही मान लिया, ठीक है। इसको बड़ा मान लिया तो एल की वैल्यू थोड़ी बड़ी आ जाएगी, ठीक है, एल की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, तो एल का आंसर यहाँ से कितना आ गया 100 से 100 कट जाएगा,
100 से 100 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/6 पाई, यही होगा 1/6 पाई। इसकी वैल्यू 18 आ गई, 18 आ गई, मतलब 20 से छोटी, 20 से छोटी तो 0.5 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, 0.05 के आसपास आनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.052। Next, a square loop of side this and sides parallel to xy is moved velocity 8 in the positive x direction in a magnetic field in the positive z direction. The field is uniform in space. It has a gradient of 10 की power minus 3. ठीक है, find the induced EMF. तो induced EMF का वापस फॉर्मूला तो होता है d phi by dt। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें और d phi को क्या लिख लेंगे b into a by dt। ठीक है, अब इसको हमने क्या करा, इसको हम लिख सकते हैं d phi by dx into dx by dt, लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब phi को लिख लेंगे, एरिया तो बाहर लिख लो, तो a into db by dt into dx by dt, ऐसा कर लेते हैं। तो एरिया हमारे पास दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो साइड्स को, तो क्या दे रखा है स्क्वायर लूप है, तो 12 into 12 तो 144 into 10 की पावर माइनस 4। बात करते हैं भाई dB by dt, तो dB by dt दे रखा है 10 की पावर माइनस 3 पर सेंटीमीटर है, क्या दे रखा है पर सेंटीमीटर, तो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, और dV by dt dx by dt दे रखा है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 8 into 10 की पावर माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे भी, तो 144 into 8, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तब इसको सॉल्व करते हैं 144 into 8, सबसे पहले 11.52। ओके, तो सबसे पहले पावर देख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1152 आ जाएगा। ओके, तो 144 into 8 जो है वो बन जाएगा 1152 इंटू, अब पावर्स की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास हो गया 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 कट गया, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, तो हो जाएगा 11.52 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एक कॉइल है जिसका एरिया दे रखा है, टर्न्स दे रखे हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, कॉइल इज टर्न 180 डिग्री। अगर कॉइल को 180 डिग्री घुमाया जाएगा, कॉइल को अगर 180 डिग्री घुमाया जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा फाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू बी इंटू ए। तो 2 बी दे रखा है 0.4 गॉस, तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1 टेस्ला। एरिया क्या दे देगा, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास 500, तो 500 टू 10 की पावर माइनस 4, और टाइम क्या दे रखा है भाई 1/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास EMF इंड्यूस्ड। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर, ये कट जाएगा 10 की पावर माइनस 2, तो आंसर हो जाएगा 0.04 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है।